और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जानेंगे खबरें तफसील से। सुखू सरकार ने लाखों ट्रांसपोर्टरों को बड़ा तोहफा दिया है और पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में राहत दी है। इससे सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन सुखू सरकार ने यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण के तहत लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की अपील की है। आपको बता दें कि बीते कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया, जहां ट्रांसपोर्टरों को लेकर यह बड़ी राहत दी है। हालांकि ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की अपील की है और कई अहम फैसले कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए, जिसमें ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देते हुए सीएम सुक्खू ने यह फैसला लिया है। लाखों ट्रांसपोर्टरों को यह तोहफा दिया है। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कोरोना काल में जिन ट्रांसपोर्टरों ने बड़ा नुकसान झेला था, उन्हें राहत देते हुए अब सीएम सुक्खू ने यह फैसला लिया है। किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को और कितने ट्रांसपोर्टर होंगे जो इससे लाभान्वित होंगे? लेकिन खास बात यह है कि आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा, उसका निपटारा कैसे किया जाएगा? राजेंद्र। जैस्मिन, बिल्कुल पीजीटी के ऊपर जो टैक्स और जो ब्याज था वो सरकार ने माफ़ किया है और ये बात कही गई है कि सिर्फ जो मूल राशि बनती है पीजीटी की वो इन ट्रांसपोर्टर्स को चुकानी होगी और 30 जून से पहले का समय इनको दिया गया है। बड़ी राहत आप ये हम कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 2 साल का ये समय रहा कोरोना काल का, जिस दौरान इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस पूरी तरह से ठप रहा। इसके अलावा क्योंकि अधिकांश ट्रांसपोर्टर्स हम कह सकते हैं या टैक्सी ऑपरेटर्स हम कह सकते हैं, इन लोगों को किस्त चुकाने के लिए उस वक्त पैसे नहीं थे, क्योंकि किस्त पर गाड़ियाँ ली जाती हैं। अधिकांश जो बिजनेस का मॉड्यूल हिमाचल प्रदेश में है, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं और लोन लेकर गाड़ियां लेते हैं। तो ऐसे में जब काम ठप हो गया था, आवाजाही लगभग 2 साल के लिए प्रभावित रही थी, फुल स्विंग में काम नहीं हो पा रहा था 2 साल तक। तो ऐसे में बैंक की किस्त देने के लिए और उसके ऊपर फिर ब्याज देने के लिए तो तमाम दिक्कतों से, आर्थिक परेशानियों से ये ट्रांसपोर्टर जूझ रहे थे। चाहे फिर वो घर की आर्थिक स्थिति पर संकट आ गया हो या फिर बैंक की किस्त का जैसे हमने जिक्र किया। इसके अलावा फिर जो सरकार की अदायगी है, सरकार की देनदारी है, वो अलग से हो गई थी। तो ऐसे में अब काफ़ी बकाया इनका हो गया था और लगातार सरकार, पूर्व सरकार जयराम सरकार से भी डिमांड कर रहे थे और अभी वर्तमान सरकार के बनते ही लगातार इनके यूनियन के प्रतिनिधि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात करते रहे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह से उन्होंने मुलाकात की। तो अब ये निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है कल कैबिनेट बैठक में कि अब सरकार का जो उद्देश्य है वो सिर्फ मूल राशि लेने का है, लेकिन इसके ऊपर जो भी एडिशनल चार्जेस है वो सरकार नहीं लेगी। बड़ी राहत हम कह सकते हैं और बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर्स हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन केवल सड़कें ही हैं। तो ऐसे में इनकी आर्थिकी की चिंता करते हुए प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है ताकि सुचारू रूप से चीज़ें चल सके और कर्ज के बोझ के तले ट्रांसपोर्टर ना दबे। इसको देखते हुए भी बड़ी राहत है, ताकि एक जो पैरेलल सिस्टम हिमाचल प्रदेश में है, सरकारी ट्रांसपोर्ट एक तरफ है लेकिन हर क्षेत्र में सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं है और दूसरा उतनी उपलब्धता भी नहीं है। अगर हम देखें तो सरकारी सेक्टर की, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल हिमाचल प्रदेश में रहता है। तो अब जाकर इनकी डिमांड को सरकार ने माना है और देर से ही सही लेकिन डिमांड को सरकार ने पूरा कर दिया है और एक बड़ी राहत ट्रांसपोर्टर्स के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए ये कैबिनेट के इस फैसले से हुई है। जी जैस्मिन। बिल्कुल राजेंद्र, इस बीच ट्रांसपोर्टर्स ये भी मांग कर रहे हैं कि 1 नंबर परमिट का जो सालाना शुल्क है उसे भी माफ किया जाए और साथ ही जिस तरीके से सरकार बनते ही हमने देखा कि सीमेंट प्लांट्स बंद हो गए थे, काफी महीनों तक वो संचालित नहीं रहे, उस दौरान भी ट्रांसपोर्टरों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। उस लिहाज से भी एक ये बड़ा निर्णय सामने आया है। बिल्कुल, उस समय तो जो बड़ा संकट हुआ है, क्योंकि अधिकांश गाड़ियां हम कह सकते हैं जो 2 ट्रक यूनियन है, दोनों ही ट्रक, दो सीमेंट प्लांट है, दोनों ही सीमेंट प्लांट में बड़ी ट्रक यूनियन है और बड़ी संख्या में ट्रक इनमें है और डिपेंडेंसी है, ट्रांसपोर्टर्स है, चाहे फिर वो ड्राइवर है, फिर ढाबे वाले हैं। तो तमाम इनडायरेक्टली भी बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसे में उस वक्त भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था, ट्रक खड़े हो
हो गए थे, किस्तें देने के लिए पैसे तक ट्रांसपोर्टर्स के पास नहीं थे। और अधिकांश ट्रांसपोर्टर, अगर हम ट्रक सीमेंट प्लांट्स की बात करें तो वो लोग हैं जिनकी ज़मीनें इन सीमेंट प्लांट्स में गई है। फिर उन लोगों के ट्रक अधिकांश हम कह सकते हैं 90% ट्रक इन्हीं लोगों के हैं जो इन सीमेंट फैक्ट्रियों में ढुलाई करते हैं। तो ऐसे में राहत की बात उनके लिए भी है। और इसके अलावा जो लोग अपना बिजनेस बंद करने की, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बंद करने की सोच रहे थे कर्ज के कारण, उनको भी थोड़ी राहत हो सकती है, थोड़ा बूस्ट अप पूरे सेक्टर को हम तो कह कुल सकते हैं मिलाकर कि एक बड़ा तोहफा यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों को सुखू सरकार ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई और अहम निर्णय सुखू सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में लिए, जहां सरकारी नौकरियों में कुछ खाली पदों को भी बहुत जल्द भरा जाएगा। राजेंद्र, किस तरीके से प्रक्रिया आगे चलेगी, जो फैसले लिए गए हैं उन पर किस तरीके से अमल किया जाएगा, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए राजेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज शिमला के दौरे पर हैं, जहां वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हमीरपुर छात्र कल्याण संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। उनके साथ इस मौके पर सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार भी मौजूद रहेंगे। बीते कल सीएम सुक्खू ने एचपीयू में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत की थी बतौर मुख्य अतिथि, और क्योंकि अनुराग ठाकुर हिमाचल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं तो आज वो शिमला जाएंगे, विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके साथ सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार भी मौजूद रहने वाले हैं। तो अनुराग ठाकुर का शिमला का दौरा है, जहां हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, हम और आप बखूबी जानते हैं कि इन महीनों में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। बड़ी बात यह है कि इस बार ये कल्चरल फेस्ट जो है वो हमीरपुर छात्र कल्याण संघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि इतने बड़े स्तर का नेता, केंद्रीय स्तर का नेता इस तरीके से कार्यक्रमों में शिरकत कर रहा है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मीन, ये कार्यक्रम पिछली बार भी आयोजित किया गया था हमीरपुर छात्र संघ की तरफ से। आज जो ये कार्यक्रम इस बार का है, ये 2 दिन का कार्यक्रम है और बड़ा कार्यक्रम है। पहले शेड्यूल किया गया था कि नगर निगम शिमला के चुनावों से पहले ये कार्यक्रम होगा, लेकिन उस वक्त परमिशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दी गई। खासकर पॉलिटिकल लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट की कार्यक्रम की ज़रूर परमिशन दी गई थी, लेकिन उसके बाद ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। फिर अब ये कार्यक्रम हो रहा है। तो पिछले कल हमने देखा मुख्यमंत्री खुद, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह वो कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनके साथ तमाम हमीरपुर के विधायक कार्यक्रम में शिरकत करने गए, समरेल पहुँचे और कार्यक्रम में मौजूद भी रहे। काफ़ी समय 1 से 1.5 घंटे तक मौजूद रहे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में। और आज सांसद सिकंदर कुमार पहुंच रहे हैं, पूर्व वीसी एचपी यूनिवर्सिटी के रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ देर में पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे उनकी फ्लाइट थी जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट के लिए, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट डिले हो गई। तो अब उम्मीद है कि कुछ क्षणों में अनुराग ठाकुर यहां पहुंच सकते हैं और वो शिरकत करेंगे। इसको हम पॉलिटिकल दृष्टि से भी देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में आने वाले, पूरे देश में आने वाले हैं, और अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन पहले भी जो कार्यक्रम हुए हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, चाहे वो हमीरपुर एसोसिएशन की बात हो या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम भी होते हैं, तो हमने देखा है कि अनुराग ठाकुर उन कार्यक्रमों में भी पहुंचते हैं, चाहे वो शिमला की बात हो। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी जब हिमाचल प्रदेश की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस कार्यक्रम करती हैं, वहाँ पर भी अनुराग ठाकुर पहुँचते हैं। दिल्ली में भी हमने देखा जब कार्यक्रम हिमाचल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थे, वहाँ भी उन्होंने शिरकत की थी। तो ऐसे में युवाओं के साथ एक कनेक्ट करने की कोशिश केंद्रीय मंत्री की जो लगातार रहती है, उसका एक हिस्सा है। इसके अलावा चुनाव अब लगभग आने वाले हैं, तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर की भी ये कोशिश है कि जो कनेक्शन है वो लगातार बनाया जाए, क्योंकि हमीरपुर एसोसिएशन का कार्यक्रम है और तमाम युवा उसमें हमीरपुर से संबंध रखने वाले होंगे। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी उनको मिलने वाला है। इसके अलावा जो कनेक्शन की बात है, युवाओं के साथ लगातार संपर्क बनाने की, वो भी लगातार उनका रहेगा। और आज के इस कार्यक्रम की बात करें, हालांकि अनुराग ठाकुर एक दिन पहले ही शिमला होकर गए हैं, जब पोस्ट ऑफिस के कार्यक्रम में वो वहाँ पर मौजूद रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने सब लोगों के साथ मिलकर सुना था। तो ऐसे में अब दोबारा शिमला पहुँच रहे हैं। अब लगातार दौरे हम
देखेंगे केंद्रीय नेताओं के या हिमाचल प्रदेश जो सांसद का चुनाव लड़ते हैं या सांसद बिल्कुल हैं राजेंद्र, वर्तमान में, तो इस बात को इस तरीके से भी क्या समझा जा सकता है कि एक तो हमीरपुर छात्र कल्याण संघ की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और क्योंकि हमीरपुर से ही सांसद हैं अनुराग ठाकुर, वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान से ही हिमाचल प्रदेश में वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, अपनी जमीन को हिमाचल प्रदेश में मजबूत करने की उनकी कोशिशें साफ नजर आ रही हैं आगामी चुनावों के मद्देनजर। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मीन, हमने देखा जब विधानसभा चुनाव थे तो अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम सबसे अधिक थे और सभी कार्यक्रम उनके छोटी छोटी जो नुक्कड़ सभाएं थी वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रही है। खासकर हमीरपुर जिला और बिलासपुर के साथ जो हमीरपुर का क्षेत्र लगता है उन सभी क्षेत्रों में अनुराग ठाकुर की छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हुई। हर विधानसभा क्षेत्र में वो गए और अंतिम जो 2 से 3 दिन थे उनमें अनुराग ठाकुर तो हम कह सकते हैं कि घर घर जाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। ये वही सिलसिला शुरू हो गया था उसी वक्त से कि जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो लोगों के ये एहसास ना हो कि एक डिस्टेंस लीडर में और वोटर्स के बीच में बन गया है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमने देखा लगातार छोटी छोटी सभाएं उन्होंने की। हर विधानसभा क्षेत्र में जाने की कोशिश की। धर्मपुर से लेकर अगर ऊना तक की हम बात करें, हरोली तक की बात करें, तो हर विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने टच करने की कोशिश की जो उनके संसदीय क्षेत्र में आती हैं। और उस तब से ही ये लोकसभा चुनावों की तैयारियां अनुराग ठाकुर की शुरू हो गई थी। उसके बाद अब जब भी कार्यक्रम होते हैं उनको बुलाया जाता है, वो कोशिश करते हैं कि वो हर कार्यक्रम में पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके, बातचीत हो सके, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं और ऐसे में एक जो गैप व्यस्तताओं के कारण दिल्ली में होता है वो पूरा किया जा सके, वो उसकी कमी लोगों को महसूस ना हो। और उसी का राजेंद्र, एक आखिरी सवाल, क्या इशारा इस तरफ भी किया जा सकता है, क्योंकि जो अनुराग ठाकुर के दौरे हैं सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं बल्कि 2027 में जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, हालांकि बहुत लंबा समय है उसको, लेकिन फिर भी जो हिमाचल प्रदेश में रिवाज है 5-5 साल सत्ता के बदलाव का, क्या उसके मद्देनजर भी हम ये मान सकते हैं कि अनुराग ठाकुर जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं उन चुनावों के लिए भी अपनी जमीन, अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं अनुराग ठाकुर, क्योंकि लंबे समय से केंद्र में रहे हैं, बहुत बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्र के ही मंत्री रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हिमाचल में सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्या इशारा उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? राजेंद्र, जैस्मीन, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि लंबा समय अभी विधानसभा चुनावों को है। उससे पहले जो बड़ी चुनौती है वो लोकसभा चुनाव ही है और फोकस जैसा हमने देखा भाजपा का रहता है, वो लोकसभा चुनावों पर सबसे अधिक फोकस रहता है। पूरी ताकत पार्टी की तरफ से झोंकी जाती है, बड़े से बड़े लीडर को लोकसभा चुनावों में उतारा जाता है ताकि जो गणित लोकसभा का है बहुमत का उसको हासिल किया जा सके, वहां पर अचीवमेंट प्राप्त की जा सके। और जहां तक 2027 के विधानसभा चुनावों की बात है तो हमने देखा कि पिछले दिनों नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दिल्ली पहुंचते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी पहुंचते हैं, जेपी नड्डा से बात करते हैं। तो तमाम लीडर्स जो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर कोई चर्चा होनी है, संगठनात्मक कोई बदलाव होना है, वो सीधा संपर्क राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष ही होता है और चर्चा भी वहीं पर होती है। राजेंद्र, तो लेकिन अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव वो अपने आप में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और आज एक बार फिर वो शिमला पहुंचेंगे और एचपीयू के सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे बतौर मुख्य अतिथि। उनके साथ सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद रहेंगे। राजेंद्र, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन नमस्ते हिमाचल में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। स्थानीय लोगों ने ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि किसी को भी वन संपदा को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजौरी के नौशहरा में दूरदराज के क्षेत्रों में तत्काल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए J&K बैंक ने कैश रिसाइकलर मशीन स्थापित की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता और बैंक के जोनल हेड सतीश कुमार की उपस्थिति में बैंक के ग्राहकों, जनप्रतिनिधियों के बीच CRM मशीन का उद्घाटन किया। G20 शिखर सम्मेलन, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने दुर्गम इलाके के स्कूलों में शिक्षकों के पदों को भरने का फैसला लिया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5,291 रिक्त पदों को भरा जाएगा। कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने ई वाहनों की खरीद में मदद देने का फैसला भी लिया है। साथ ही कैबिनेट ने ये डेंटल डॉक्टरों के 28 पदों को भरने का फैसला लिया और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए 5-5 करोड़ की राशि को मंजूर किया है। प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में, हार्ड एरियाज में बहुत सारे पद जो हैं वो स्कूलों में खाली पड़े हुए थे और समय समय पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री और सरकार और शिक्षा मंत्री के समक्ष खाली पद भरने की बात करते थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले, पिछली कैबिनेट में 1 महीना पहले 530 पद जो है वो लेक्चरर्स के भी भरने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और आज मंत्रिमंडल ने जो है वो 5,291 टीचर्स की जो है वो भरने की स्वीकृति प्रदान की है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023, जिसमें ई व्हीकल्स मतलब टैक्सीज भी है, बसेस भी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल जो गाड़ी है वो विद 50% सब्सिडी जो है वो परचेज करेंगे और वो जो परचेज करेंगे विशेष करके टैक्सीज, जो टैक्सीज लेंगे वो गवर्नमेंट जो है उसको जो है एंगेज करेगी, ऑन हायरिंग बेसिस पे एंगेज करेगी। 2 साल जो है वो कोरोना के दौरान लोगों को काम नहीं मिला। आज मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला किया है कि 1 टाइम सेटलमेंट, ये जो जितने भी टैक्सीज हैं ट्रांसपोर्टर के, इनकी 1 टाइम सेटलमेंट की जाएगी, जिसमें पेनल्टी को भी छोड़ दिया जाएगा और इंटरेस्ट को भी छोड़ दिया जाएगा और 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे। अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश के 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम डे बोर्डिंग स्कूल, एक बहुत अच्छे लेवल का स्कूल खोलें, तो उसको राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का नाम दिया गया है। उसमें अभी तक प्रदेश में इसी सत्र से डे बोर्डिंग स्कूल शुरू होंगे। ये स्कूल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इसकी घोषणा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर एसोसिएशन के कार्यक्रम में की है। पहले चरण में प्री नर्सरी से 8वीं तक डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जाने हैं। कि मैं यहाँ से, जब मैं एससी के अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे साथ जो सुंदर ठाकुर जी बैठे हैं, ये उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े। हम लॉ में थे और जब एससी का परिणाम आया
उससे पहले जब चुनाव होता था, उससे पहले सभी छात्र संगठन अपना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे और छात्रों को लुभाने की कोशिश करते थे कि वोट्स में पड़े। तो जब एनएसयूआई के मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था उसमें संख्या तो बहुत होती थी, लेकिन जब वोट डालने का समय आता था तो कुछ कम रह जाते थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम ने सूखे पेड़ों को चिन्हित करने और कटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि पेड़ों को प्रतिदिन चिन्हित करने का काम वन मंडल अधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये काम समय पर पूरा हो। सीएम ने कहा कि कोताही बरतने पर राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वन मंडलाधिकारियों को चिन्हित सूखे पेड़ों की सूची तैयार कर 15 जून 2023 तक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि इन्हें समय पर काटा जा सके। वहीं प्रदेश के अनाथ आश्रमों में बच्चों से बदसलूकी का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब इंस्पेक्शन विजिट के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की टीम आश्रम पहुंची और वहां एक बच्चे ने कमीशन की सदस्य को उससे हो रही बदसलूकी के बारे में बताया। दरअसल ये बच्चा 3 दूसरे बच्चों के साथ आश्रम से भाग गया था। उस दौरान 3 बच्चे तो भाग गए, लेकिन ये किसी तरह पकड़ में आ गया, जिसके बाद अब इसने बदसलूकी की शिकायत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की सदस्य से की है। अभी 28 तारीख को ऑब्जर्वेशन होम से जो है बाल संप्रेषण जो है जो लड़कों का है, वहां से 3 लड़के भागे थे। तो उन 3 लड़के जो भागे, एक के तो माता पिता उनको वापस छोड़ गए थे और 2 बच्चे अभी तक भागे हुए हैं। जो चौथा लड़का नहीं भाग पाया तो उसके साथ काफी बदसलूकी हो रही है। उस बच्चे ने हमारे साथ इस चीज को शेयर किया। इट्स जस्ट दैट कि हम यहाँ पर आ पाए तो हमारे को ये चीज के बारे में पता चला। सो वही एक है, सेंसिटाइजेशन की कमी है या फिर किसी चीज को छुपाने की कमी है। दूसरे के अगर बच्चों के बारे में बात करें तो वो एक दे आर द वॉइसलेस पीपल, एक वॉइसलेस पॉपुलेशन है, वो नहीं बोल पाते, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो एक जागरूकता निरंतरता के साथ और दूसरा कि उनकी काउंसलिंग रिगरस, तो वही एक 2 चीज हैं जो एक हर इंस्टीट्यूशन जो कि बच्चे के लिए बना है, चाहे वो आप क्लास 1 से ले लीजिए टिल जब तक आप पढ़ाई करते हैं। आई थिंक रेगुलर एंड रिगरस काउंसलिंग एवरी टाइम, इवन इन होम्स और एट स्कूल और एट द इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कोई सा भी होम हो, चाहे वो आप स्कूल को ले लें, किसी ट्यूशन क्लासेस को ले लें, चाहे आप किसी आश्रम को ले लें या कोई भी बाल गृह को ले लें, सब में जरूरत है। एंड आई थिंक इसके लिए मुझे लगता है कि WCD भी काफ़ी कटिबद्ध है कि आगामी अपनी योजनाओं में इन चीजों को आगे कार्यक्रम होंगे। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सराज विधानसभा क्षेत्र में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को जानबूझकर दुर्गम क्षेत्रों में भेजने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने कहा कि सराज में बदले की भावना से विकास को प्रभावित किया जा रहा है। इस प्रकार का भेदभाव कतई सहन नहीं किया जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका कड़ा जवाब देगी। थोड़ी सी भी उनको अकल है, थोड़ी सी भी अगर शर्म धर्म की अगर बात वो मानते हैं, उनको ये आशीर्वाद मिला आदरणीय नरेंद्र जयराम ने लोन लिया, जैसे कि तुम नहीं मिले, जैसे मैंने लोन लिया तो अपने घर के लिए लिया। 50,000 करोड़ रुपए तुम लेकर के गए थे और मैंने तो शुरू के 2 साल में लगभग 5,000 करोड़ के लगभग लिया 2 साल में, और इनमें 3 महीने में 6,000 करोड़ ले लिया। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। बोलते हमने गारंटी पर पूरी कर दी, ओपीएस लागू कर दिया। मैंने कहा कर्मचारियों के लिए तो ओपीएस लागू करने की बात आपने कही है, लागू तो अभी हुआ नहीं, जब होगा तब मालूम करेंगे। लेकिन कम से कम मैंने कहा कर्मचारियों के साथ साथ अब बेरोजगारों को भी थोड़ा सोचिए। कोकसर से रोहतांग दर्रे के रास्ते में सैलानियों के लिए तैयार किए जा रहे पर्यटक स्थल का लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर ने जायजा लिया। इसके लिए उन्होंने बाइक का सहारा लिया और पूरे रास्ते सैलानियों की सुविधा के लिए किए गए कामों को देखा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को पर्यटक वाहनों को चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क करवाने के निर्देश दिए। वहीं ई टॉयलेट और सफाई व्यवस्था का खास ध्यान रखने की बात कही।
तो बाइक पर सवार आप लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर को देख रहे हैं, जहां कोकसर से रोहतांग दर्रे के बीच इस सड़क का उन्होंने जायजा लिया और सैलानियों के लिए किस तरीके से यहां पर सुविधा मुहैया कराई गई है, इन तमाम चीजों का उन्होंने यहां पर जायजा लिया और समीक्षा की। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।